Good morning, students. In Advanced Java Programming, Unit number 2, JDBC Programming. In this session, we will discuss about the batch processing, transaction isolation level, and a SQL exception class. So let's start with the batch processing. What is a batch processing? So the instead of executing a single query, we can execute a batch. It means a group of queries uh, one by one. Okay. If you remember that कि in all the previous session कि जो हमने discuss किया either it's a prepared statement, callable statement, okay, result set, उसका जो मेटा डेटा है, उसके बाद लास्ट में जब हमने रोल बैक और कमिट जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की मेथड्स है वो देखी एट दैट टाइम यू रिकॉग्नाइज दैट कि जो भी क्वेरीज है वो हम सिंगल सिंगल क्वेरी एग्जीक्यूट करते थे, करेक्ट। इन अ जावा एप्लीकेशन हम सिंगल सिंगल क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक कि इंसर्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम ने हमने उसको अपडेट किया और सिलेक्ट क्वेरी हम अलग प्रोग्राम में कर रहे थे और एक्सेट्रा। बट व्हाट इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट द मल्टीपल क्वेरीज इन अ सिंगल प्रोग्राम? सो हमें उसको क्या करना पड़ेगा कि वन बाय वन हम क्वेरी को डिफाइन करेंगे, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी डिफाइन करेंगे, उसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे एंड सो ऑन. So it will create little bit complexity in our program, and the program can require more time to compile the query and execute the query, right? So instead of that, the batch processing is very useful to execute the group of the queries एक साथ हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो इट विल मेक द परफॉर्मेंस फास्टर कि जहां पे हम जितने भी क्वेरीज है उस क्वेरीज को हमें क्या करना है, सिर्फ डिफाइन करना है और उसके बाद एक साथ उसको एग्जीक्यूट करवा देना है, तो एक ही साथ में एक ही ट्रांजेक्शन में वो सारी की सारी क्वेरी एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी. किस तरह से होगा वो हम विद द एग्जांपल भी देखेंगे. सो the Java SQL statement and a java.sql.prepared statement interface जो है वो प्रोवाइड करता है हमें मेथड फॉर द बैच प्रोसेसिंग. सो इन अ जावा स्टेटमेंट एंड अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम by using the batch processing we can execute the batch of queries. Okay, so the method for the batch for the statement interface उसमें सबसे पहले है कि add batch और string query कि जो add करेगा बंच के अंदर जो भी बैच और ग्रुप क्रिएट होगा, सबसे पहले हम उस ग्रुप में सारी की सारी क्वेरी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी. उसके बाद जाके हम उस ग्रुप को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो उसके अंदर उस ग्रुप में जितने नंबर्स ऑफ क्वेरीज है वो सारी की सारी क्वेरीज एक ही साथ में एग्जीक्यूट हो जाएगी. उसके बाद है एग्जीक्यूट बैच कि जो उस पर्टिकुलर ग्रुप को एक ही साथ में एग्जीक्यूट कर देगा. ओके, सो द एग्जांपल ऑफ बैच क्वेरी कि जहां पे हम इंपोर्ट करवाएंगे, क्लास क्रिएट करेंगे, मेन मेथड क्रिएट करेंगे. उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है देखो, सबसे पहले हमने ड्राइवर को लोड किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो पाथ है वो हमने एज इनपुट दे दिया कि जो सेशन हमारा क्रिएट होगा. उसके बाद सेट हमने ऑटो कमिट अभी फॉल्स रखा है. स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन करके हमने कनेक्शन क्लास से क्रिएट द स्टेटमेंट मेथड कॉल करवाई, तो हमारा स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्रिएट हो गया फॉर द पर्टिकुलर कनेक्शन. उसके बाद यहाँ पे हम 5 क्वेरी स्ट्रिंग जो वेरिएबल्स है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया जिसके नेम है क्वेरी 1 टू क्वेरी 5. तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि बाय यूजिंग द बैच प्रोसेसिंग हम एक साथ 5 क्वेरी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं. तो सबसे पहले क्वेरी 1 है, उसमें हमने क्या किया कि हमने क्रिएट किया टेबल एचजेडी स्टूडेंट्स नाम से जिसमें एनरोलमेंट नंबर है, नेम है और सेमिस्टर है, जिसमें इंटीजर एनरोलमेंट नंबर जो है वो प्राइमरी की है. और ये क्वेरी क्या करेगी, सबसे पहले तो कि एक टेबल क्रिएट करेगी. उसके बाद सेकंड क्वेरी के हम क्या कर रहे हैं कि हम डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं जहां पे वैल्यूज है 6001, नेम है जावा,
सेमिस्टर है 6 और ब्रांच है सीई। उसके बाद थर्ड क्वेरी में भी हम एक और नया सब्जेक्ट ऐड करवा रहे हैं, तो ये दोनों जो क्वेरी है वो इंसर्ट करेगी रिकॉर्ड। उसके बाद की क्वेरी है अपडेट क्वेरी की, जहां पे हम 6002 की जो पीएचपी है उसको हमने अपडेट कर दिया सीजी के साथ, कि इट मींस द कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट्स के साथ। तो फोर्थ क्वेरी जो है वो अपडेट करेगा रिकॉर्ड को, एंड द लास्ट वन में फिफ्थ क्वेरी है वो डेटा को डिलीट करेगा कि जहां पे नेम इज इक्वल टू क्या है, जावा है। तो ये हमारी 5 क्वेरी है जिसमें अलग डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले हैं। क्रिएट होगा, 2 डेटा इंसर्ट होंगे, उसके बाद डेटा अपडेट होगा और लास्ट में वो डिलीट हो जाएगा। सो अभी सबसे पहले क्या करना है, देयर आर नंबर्स ऑफ क्वेरी जो हमने डिफाइन कर दी। अभी हमें उसको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि फॉर द बैच ऑपरेशन और बैच प्रोसेसिंग, सबसे पहले तो आपको उसको ग्रुप क्रिएट करना है। इट मींस कि उसको ग्रुप में ऐड करवाना है। सो बाय द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, हमने कौन सा स्टेटमेंट लिया है, सिंपल स्टेटमेंट ही लिया है। तो सिंपल स्टेटमेंट की ऐड बैच मेथड कॉल करके हम सबसे पहली क्वेरी एज एन इनपुट देंगे। तो ग्रुप के अंदर सबसे पहली क्वेरी ऐड हो जाएगी। द सेम वे रेस्ट ऑफ द क्वेरी हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये सारी की सारी क्वेरी क्या हो गई, ऐड हो गई। उसके बाद जाके हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, एक इंटीजर आई लेके, यहाँ पे हमने एरे लिया है क्योंकि देयर आर नंबर्स ऑफ क्वेरीज, राइट। सो एरे इंटीजर आई लेके हमने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट से उसकी दूसरी मेथड जो है कि एग्जीक्यूट द बैच, हमने एग्जीक्यूट करवाई। तो वो क्या करेगा कि स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जब हमने ऐड बैच किया तो बैच के अंदर नंबर्स ऑफ क्वेरी ऐड हो गई, और उसके बाद जाके हम सारी की सारी क्वेरी को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे और फिर उसको क्या करेंगे, कमिट करेंगे। इट मींस दी हम उसको सेव कर देंगे, राइट। तो ये जो सारी क्वेरीज है उसमें ये तीन, सबसे पहली तो क्वेरी क्या है, वो क्रिएट करेगा। दूसरी क्वेरी में क्या होगा कि वो डेटा को इंसर्ट करेगा। तीसरी क्वेरी, दूसरी और तीसरी क्वेरी में तो डेटा हमारा क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ वन क्वेरी है अपडेट की क्वेरी, उसमें क्या होगा कि जो पीएचपी सब्जेक्ट था उसका नेम चेंज हो जाएगा सीजी। एंड लास्ट क्वेरी में क्या होगा कि जो डेटा है जावा वाला वो वहां से निकल जाएगा। तो बाय यूजिंग द बैच प्रोसेसिंग हम एक साथ मल्टीपल क्वेरीज को सिंगल टाइम के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो ये बात हो गई हमारी बैच प्रोसेसिंग की, कि जहां पे दो मेथड यूज होती है, ऐड बैच मेथड एंड एग्जीक्यूट बैच मेथड, कि जिसका काम है कि नंबर्स ऑफ क्वेरीज को और ग्रुप ऑफ क्वेरी को सिंगल टाइम के अंदर एग्जीक्यूट करवाना, एक साथ उसको एग्जीक्यूट करवाना। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल, कि ट्रांजैक्शन जो भी परफॉर्म होते हैं उसका आइसोलेशन लेवल किस तरह से डिफाइन होगा। सो द आइसोलेशन लेवल कैन रिप्रेजेंट दैट कि हाउ द डेटाबेस मेंटेन इट्स इंटीरियरिटी अगेंस्ट द प्रॉब्लम। जैसे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो कि डर्टी रीड का प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद नॉन रिपीटेबल रीड्स हो सकते हैं, एंड लास्ट में फैंटम रीड्स हो सकते हैं। इट मींस कि जब भी कोई भी डेटा अपडेट हो रहा है, कोई भी डेटा राइट हो रहा है, एट दैट टाइम मल्टीपल यूजर एक सेम टाइम में एक्सेस कर रहे होते हैं, डेटा को अपडेट कर रहे होते हैं, या तो कोई डेटा को डिलीट कर रहा होता है, तो उस डेटा का जो आइसोलेशन लेवल है वो किस तरह से मेंटेन होगा, ताकि जो भी एंड यूजर्स है जो डेटा को रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, या तो कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर रहा है, तो उसको करेक्ट डेटा मिले। ऐसा ना हो कि एक बार अपडेट हो जाने के बाद वो अपडेट रिफ्लेक्ट ही ना हो और जो यूजर है वो कोई पुराना डेटा रीड कर रहा हो। तो इसके लिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, ये तीन टाइप्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं, डर्टी रीड, नॉन रिपीटेबल रीड्स एंड फैंटम रीड्स। तो क्या है, चलो उसको लिटिल बिट मोर हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, कि जो ड्यूरिंग द कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन जब भी हो सकते हैं एक साथ में, एट दैट टाइम कॉन्करेंटली जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं एट दैट टाइम ये अकर्ड होते हैं।
तो सबसे पहला है फैंटम रीड। तो फैंटम रीड क्या है कि एट अ टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन इफ अ टू क्वेरीज दैट आर आइडेंटिकल and executed and the numbers of rows written are different from each other, right? सो जब भी कोई क्वेरी की जो आइडेंटिकल है वो और एग्जीक्यूट हो रही है एट दैट टाइम कि जो नंबर्स ऑफ रो रिटर्न होगी वो अलग होगी, उस टाइप के प्रॉब्लम को बोलते हैं फैंटम रीड। कि क्या होता है कि एक डेटा इंसर्ट हुआ, नंबर्स ऑफ रो एक अपडेट हुई, एट दैट टाइम दूसरा भी इंसर्ट कर रहा है तो नंबर्स ऑफ रो कितनी हुई। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो फैंटम रीड में क्या होता है कि जो क्वेरीज विच इज आइडेंटिकल और एग्जीक्यूट हो रही है एंड जो नंबर्स ऑफ रो अपडेट हो रही है वो डिफरेंट डिफरेंट हो फ्रॉम ईच अदर, एट दैट टाइम द फैंटम रीड प्रॉब्लम विल अकर। तो उसमें क्या होता है कि सपोज एक क्वेरी है कि जो T1 टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है एंड इट विल री एग्जीक्यूट एट अ T2 टाइम्स। So the additional row कि जो may have be added or deleted to or from the database which may be affect the result. Okay, just a moment. ओके, सो क्या होगा कि अगर कोई क्वेरी है कि जो T1 टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है और वो T2 टाइम पे भी एग्जीक्यूट होगी, इट मींस की री एग्जीक्यूट होगी। सो जो एडिशनल रो है जो रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि क्वेरी सेम है, जो T1 टाइम पे भी एग्जीक्यूट हुई उसके बाद T2 टाइम पे भी वो री एग्जीक्यूट होती है, तो जो एडिशनल रो ऐड हुई वो जो फाइनल रिजल्ट है डेटाबेस के अंदर जो स्टोर होगा उसको अफेक्ट कर सकती है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं फैंटम रीड। और इट इज अ स्टेट दैट अ फैंटम रीड अकर, की जहां पे फैंटम बनता है कि यस एक बार तो आ गया, उसके बाद दूसरी बार उसको रीएक्सिक्यूट किया तो वो दूसरी बार भी वहां पे जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आता है डर्टी रीड। डर्टी रीड में क्या होता है कि जब भी द रीड अकर व्हेन द वन ट्रांजेक्शन इज चेंजिंग द रिकॉर्ड, कि जहां पे एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है कि जो डेटा है उसमें वो अपडेट कर रहा है कि डेटा को चेंज कर रहा है, एट द सेम टाइम जो है वो डेटा को कोई और यूजर जो डेटा को रीड कर रहा है तो उसको जो रिकॉर्ड मिलेगा वो अपडेटेड नहीं मिलेगा। वो कैसा रिकॉर्ड मिलेगा उसको, जो पुराना रिकॉर्ड होगा वो मिलेगा। तो ऐसे जो भी रीड करेगा उसको उस प्रॉब्लम को बोलेंगे डर्टी रीड, क्योंकि कि यहाँ पे वन ट्रांजेक्शन इज चेंजिंग द रिकॉर्ड एंड द अदर ट्रांजेक्शन जो भी है कैन रीड दिस रिकॉर्ड बिफोर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन हैज बीन कमिटेड और अ रोल बैक। ओके, सो अभी कमिट भी नहीं हुआ है और रोल बैक भी नहीं हुआ है, दोनों में से कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, वो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है और कोई और ट्रांजेक्शन जो है वो उसमें रीड कर रहा है, तो उसको जो डेटा मिलेगा वो आइदर कमिटेड और रोल बैक डेटा नहीं मिलेगा, राइट? तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बोलते हैं डर्टी रीड। सो दिस नॉन एज अ डर्टी रीड सिनेरियो बिकॉज देयर इज always a possibility that the first transaction may roll back the change and the resulting in the second transaction have written invalid data. ओके, सो ये प्रॉब्लम अकर हो सकती है, राइट? डर्टी रीड की कि सपोज कि एक ट्रांजेक्शन ए बिगिन हुआ कि जो अपडेट कर रहा है एम्प्लॉय डेटा को कि उसकी सैलरी सेट कर रहा है 10,000, कि इसकी एम्प्लॉय आईडी है 123। सेम टाइम पे ट्रांजेक्शन बी जो है वो अकर हो रहा है और वो एम्प्लॉय का डेटा फेच कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा कि सेम टाइम पे ट्रांजेक्शन ए और ट्रांजेक्शन बी दोनों हो रहे हैं और ट्रांजेक्शन ए अभी एग्जीक्यूट हुआ है बट उसने उस डेटा को आइदर कमिट और रोल बैक नहीं किया है, तो जो प्रीवियस वन डेटा होगा वो डेटा ट्रांजेक्शन बी को मिलेगा और वो जो डेटा होगा वो अनएप्रोप्रिएट होगा, राइट? सो जो डेटा रीड करेगा ट्रांजेक्शन बी उस
प्रॉब्लम को बोलते हैं डर्टी रीड। और उसके बाद लास्ट वन है जो है नॉन रिपीटेबल रीड, कि जहां पे क्या होगा कि नॉन रिपीटेबल रीड हैपेंस व्हेन अ सेम ट्रांजैक्शन सेम क्वेरी yield टू अ डिफरेंट रिजल्ट। इट मींस कि सेम क्वेरी है फॉर द ट्रांजैक्शन, जब अकर्ड होती है तो वो डिफरेंट रिजल्ट में जो है उसका रिजल्ट डिफरेंट आता है। So this occur when the one transaction repeatedly retrieving the data while the different transaction alter the underlying data. It means कि सेम टाइम पे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन है उसको रिट्राइव कर रहा है डेटा को, उसको सिलेक्ट कर रहा है सेम टाइम पे, दूसरे जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन है वो उसमें अल्टर कर रहे हैं कुछ डेटा को, तो उसको एप्रोप्रिएट डेटा नहीं मिलेगा, तो ऐसे उसको बोलते हैं नॉन रिपीटेबल रीड। Is this cause the different or a non-repeatable result to be read by the first transaction, कि जो continuously क्या कर रहा है, repeatedly डेटा को रिट्राइव कर रहा है, तो जब रिट्राइव करेगा अभी अल्टर हो रहा है तो एक डेटा मिलेगा, उसके बाद फिर से वो उसने डेटा को फैच किया तो कोई अलग डेटा मिलेगा, तीसरी टाइम और अलग डेटा मिलेगा, उसको कंटिन्यूअसली डिफरेंट डिफरेंट डेटा मिलता रहेगा और जो डेटा होगा वो नॉन रिपीटेबल रिजल्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं नॉन रिपीटेबल रीड। और इसको हैंडल करने के लिए और इसको फैच करने के लिए जो प्रोग्राम है जहाँ पे हमने क्लास लिया, मेन मेथड के अंदर हमने सबसे पहले ड्राइवर को लोड करवाया, उसके बाद कनेक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पाथ सेट कर दिया, एक स्टेटमेंट क्रिएट किया, और हम स्टेटमेंट में अभी क्या कर रहे हैं, गेट द ट्रांजैक्शन आइसोलेशन, कि जो फैच करेगा आइसोलेशन लेवल को, कि कौन सा आइसोलेशन लेवल है, किस तरह से है। उसके बाद हमने क्या किया कि उसका आइसोलेशन लेवल सेट कर दिया ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल का मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूअसली उसको सिंक्रोनाइज करता रहेगा, अगर कोई अपडेट कर रहा है तो उसका अपडेट फाइनल हो जाने के बाद ही उस डेटा को वो रिफ्लेक्ट करेगा, ताकि ये जो डर्टी रीड का और नॉन रिपीटेबल ट्रांजैक्शन का और फैंटम रीड का जो प्रॉब्लम है वो अक्कर ना हो। सो बाय यूजिंग द आइसोलेशन लेवल हम उस प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट हम फिर से उसका ट्रांजैक्शन लेवल आइसोलेशन लेवल फेच कर रहे हैं, राइट। तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल का। और यहाँ पे एक सिनारियो दिया है फैंटम रीड वर्सेस नॉन रिपीटेबल रीड की क्या डिफरेंट है, राइट। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिनारियो दिया है फैंटम रीड वर्सेस नॉन रिपीटेबल रीड का, कि यहाँ पे देखो फैंटम रीड में क्या हो रहा है कि एक ट्रांजैक्शन ए है जो t1 टाइम पे रीड कर रहा है n इज इक्वल टू 5, एट सेम टाइम एट t2 टाइम द ट्रांजैक्शन भी ऑल्सो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है 5 को, ठीक है। और नॉन रिपीटेबल रीड में क्या हो रहा है देखते हैं, चलो। अभी क्या हुआ यहाँ पे देखो कि एट इन फैंटम रीड ट्रांजैक्शन ए ने क्या किया, एट द t3 टाइम उसने डिलीट कर दिया n को, और जब ट्रांजैक्शन भी रीड करेगा n को तो n की कोई भी वैल्यू दिखाएगा नहीं। तो ये हो गया फैंटम रीड, कि जहां पे क्या हो रहा है कि एट टाइम जब रीड n हो रहा था तो ट्रांजैक्शन b को n की वैल्यू मिल रही थी, बट t3 टाइम पे क्या हुआ कि जो ट्रांजैक्शन a है उसने डिलीट कर दिया n को, तो जब जो b है वो रीड करेगा n को एट t4 टाइम, इट विल नॉट गेट द आंसर। तो इसको कहते हैं फैंटम रीड। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हुआ, उसको अनडिफाइंड वेरिएबल अनडिफाइंड की एरर दिखाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखो ऑन अ नॉन रिपीटेबल रीड ट्रांजैक्शन ए है वो रीड कर रहा है n को, n इज इक्वल टू 5। ट्रांजैक्शन बी क्या कर रहा है, एट t2 टाइम इट विल ऑल्सो रीड the n is equal to 5, but the transaction A can update the value of a n from 5 to 8
एंड एट अ T4 टाइम क्या होगा कि जब वो फिर से रिपीटेडली ट्रांजेक्शन भी रिपीटेडली एन को रीड करेगा तो वो एन की वैल्यू अपडेट होकर क्या मिलेगी उसको 8 मिल जाएगी। ये क्या हुआ, नॉन रिपीटेबल रीड हुआ कि जो रीड है वो रिपीटेड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जब उसने रीड किया तब उसको वैल्यू मिली थी n इज इक्वल टू 5, बट जब उसने एट T4 टाइम उसको फिर से रीड किया तो ट्रांजेक्शन ए ने उसको कर दिया था अपडेट, तो उसको वो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, सो द सेम क्वेरी हैड रिट्रीव्ड द टू डिफरेंट वैल्यूज। क्यों? क्योंकि एट T3 टाइम ट्रांजेक्शन ए ने जो वैल्यू थी उसको कर दी अपडेट। तो ये दो सिनारियो थे फैंटम रीड वर्सेस नॉन रिपीटेबल रीड के, कि जहां पे क्या हो रहा था कि फैंटम रीड में वो जब रीड कर रहा था उसके बाद सडनली उसको डिलीट कर दिया तो वो सेम वैल्यू रीड नहीं कर पाएगा और वेरिएबल अनडिफाइन हो जाएगा। तो इन नॉन रिपीटेबल रीड में क्या होगा कि सेम क्वेरी जो है इट विल रिट्राइव द डिफरेंट वैल्यू फॉर द सेम वेरिएबल, इट्स कॉल्ड अनरिपीटेबल रीड। नाउ द ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल में सबसे पहला जो उसका सबसे पहला जो सिनारियो है वो है रीडिंग द अनकमिटेड। इट मींस इट विल अलाउ द नॉन रिपीटेबल रीड, डर्टी रीड एंड अ फैंटम रीड टू occur. So if you are setting the transaction underscore read dot uncommittable, it means you can read the non-repeatable, dirty and a phantom read जो है वो प्रोग्राम में अकर होगा। The next level is a transaction underscore read underscore committed. It means it will ensure that only those data can be read which is a committed. It will prevent the dirty read. So अगर आपको dirty read का जो प्रॉब्लम है वो आपको अवॉइड करना है, then you can set the transaction underscore read underscore committed जो आइसोलेशन लेवल है वो आप प्रोग्राम में सेट कर सकते हो। द थर्ड सॉरी द फोर्थ नहीं बट थर्ड वन इज अ रिपीटेबल रीड, ट्रांजेक्शन अंडरस्कोर रिपीटेबल रीड, सो इट विल क्लोजर टू द serializable but the phantom read are also possible but it will prevent the dirty and a non-repeatable read. Okay, and the last one जिसकी इंटीजर वैल्यू है 8, राइट, जो ट्रांजेक्शन अंडरस्कोर serializable, so it will prevent the phantom read, non-repeatable read and a dirty read to occur in a Java program. So this ये जो चार लेवल है अलग अलग, ठीक है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो किस तरह से। सो वन कैन गेट एंड सेट द करंट आइसोलेशन लेवल बाय यूजिंग द मेथड ऑफ अ कनेक्शन इंटरफेस। जो कनेक्शन इंटरफेस हम क्रिएट करेंगे, उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके थ्रू हम इनमें से जो भी लेवल हमें सेट करना है या तो उसकी जो वैल्यू है वो गेट करनी है। सो बाय यूजिंग द गेट ट्रांजेक्शन आइसोलेशन एंड बाय यूजिंग द सेट ट्रांजेक्शन आइसोलेशन मेथड वी कैन डू दैट। ओके, जो नीचे दो आपको दी गई है कि गेट ट्रांजेक्शन आइसोलेशन से आप उस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए जो आइसोलेशन लेवल सेट किया गया है उसको फेच कर सकते हो कि वो आइदर इट्स रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड है, रिपीटेबल रीड है या तो सीरियलाइजेबल है, कौन सा है। एंड बाय यूजिंग द सेट ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल और इंटीजर करके आप उसकी जो वैल्यू है जो हमें फर्स्ट कॉलम में दी गई है, अगर आपने वैल्यू 1 सेट की है तो इट विल अलाउ द रीड अनकमिटेबल, अगर आपने इंटीजर वैल्यू 2 सेट की है देन इट विल अलाउ द रीड कमिटेड, अगर आपने जो इंटीजर वैल्यू है वो 4 सेट की है देन इट विल अलाउ द रिपीटेबल रीड, एंड द लास्ट वन अगर आपने 8 सेट किया है इंटीजर वैल्यू देन इट विल अलाउ द ट्रांजेक्शन serializable। सो ये था हमारा ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल। उसके बाद लास्ट जो क्लास है वो है एसक्यूएल एक्सेप्शन क्लास, कि बाय यूजिंग विच वी कैन हैंडल द वेरियस एक्सेप्शन जो रन टाइम अकर होते हैं। सबसे पहला जो क्लास है उसमें वो है java.sql.sql एक्सेप्शन क्लास, कि जो JDBC एक्सेप्शन क्लास है कि जो प्रोवाइड करता है द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस एक्सेस एरर एंड अदर काइंड ऑफ एरर, एंड इट विल आल्सो थ्रो द SQL एक्सेप्शन क्लास, तो वो मेथड जितनी भी है उसको थ्रो करता है। इट मींस कि अगर ड्यूरिंग द कनेक्शन जो भी हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं फ्रॉम आवर जावा एप्लीकेशन टू डेटाबेस, एनी डेटाबेस, राइट,
अगर इन बिटवीन कहीं पे भी कोई भी एरर आती है ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, ड्यूरिंग द कनेक्शन जो भी सेशन क्रिएटेड है, और जब भी हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं और क्लोज करते हैं, तो ये सारी प्रोसेस के दौरान अगर कोई एरर अकर होती है, देन बाय यूजिंग द एसक्यूएल एक्सेप्शन हम उसको हैंडल कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर वो है java.sql.batch update exception, कि जो प्रोवाइड करता है द अपडेट काउंट फॉर द ऑल द कमांड्स दैट वर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली ड्यूरिंग द बैच अपडेट। सो ये हमें काउंट देता है कि ड्यूरिंग द बैच अपडेट, जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि बैच अपडेट जब भी करते हैं एट दैट टाइम कितनी बैच क्वेरी अपडेट होती है, कितनी बैच क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें इस क्लास से थ्रू मिलेगी। उसके बाद आता है java.sql.data truncation, कि इट विल रिपोर्ट्स अ डेटा ट्रंकेशन वार्निंग, कि जब हम रीड करते हैं या तो इट विल थ्रो द डेटा ट्रंकेशन exception during the write operation, कि when the JDBC is unexpectedly truncate a data value, जब unexpectedly कोई भी डेटा है वो ट्रंकेट होता है, ट्रंकेट इन द सेंस कि एक टाइप का डिलीट का ऑपरेशन भी हुआ, तो अगर वो ट्रंकेट होता है, सो ड्यूरिंग द रीड एंड राइट ऑपरेशन इट विल थ्रो द, अगर रीड के है तो वो वार्निंग देगा, अगर राइट करना है तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एंड द लास्ट वन इज द java.sql वार्निंग क्लास, की जो वार्निंग प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस एक्सेस के दौरान, अगर कोई वार्निंग मैसेज देना है कि आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, या तो कनेक्शन का सेशन का टाइम जो है वो क्लोज हो गया है, और एक्सेट्रा जो भी वार्निंग आपको स्पेसिफाई करनी है, सो बाय यूजिंग द एसक्यूएल वार्निंग क्लास वो हमें उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट नंबर 2 है विच इज अ जेडीबीसी प्रोग्रामिंग, वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।